चलिए। ओके, ग्रेट। A very good evening to all of you. This is Devashish Pandey and welcome you all to the lecture 1 of the JNK PO batch, the prosecutors batch for the JNK prosecuting officer. I hope I am properly audible and visible to everyone. सभी ने ज्वाइन कर लिया है, सब लोग आ गए हैं। 7:30 बजे का टाइम रहता है हमारे सेशन का, तो हम आज अपने सेशन को शुरू कर रहे हैं। आज जो हमारा पहला एक्ट जो हम शुरू कर रहे हैं वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या द BNSS। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो मेजर लॉज हैं उसके लिए हम 10 से 12 क्लास प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्लासेस थोड़ी सी इंटेंस होंगी। कंसेप्ट्स आपको बहुत सारे दिए जाएंगे। मेरा टारगेट ये है कि 10 क्लास में सब्जेक्ट को पूरा किया जाए और उसके बाद जो 2 क्लासेस होंगी उसमें जितने भी रीसेंट केस लॉज होंगे उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि रीसेंट केस लॉज एज एंड व्हेन जब कंसेप्ट आएंगे तब भी डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा 5-7 क्लासेस हो जाएंगी जब आप कंसेप्ट को समझने लगेंगे, तो उसके बाद आपके साथ जब केसेस डिस्कस करने होंगे तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि जब तक बेसिक्स नहीं पता होंगे तब तक केस लॉस को आप अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन विद द सेशन राइट अवे। ठीक है, चलिए। वी आर स्टार्टिंग विद द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। टुडे इज लेक्चर 1। आज डेट है आपकी 15 नवंबर। ठीक है, चलिए, ग्रेट। देखिए, आपको एक बहुत छोटी सी चीज मैं बताता हूं शुरुआत में। सबसे पहली चीज ये है कि आपको पता है कि हमारे देश में कोई भी लॉ होता है तो वो दो सेगमेंट्स में बटा होता है। या तो इट विल बी अ सब्सटैंटिव लॉ, या फिर इट विल बी अ प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ का मतलब होता है एक ऐसा लॉ जो आपकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज को मेंशन करता है, जैसे कि हमारा भारतीय न्याय संहिता, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड अदर फैमिली लॉज। और प्रोसीजरल लॉ जैसे कि BNSS, BSA, CPC, लिमिटेशन। ठीक है, सो दीज आर द प्रोसीजरल लॉज। देखो, सब्सटैंटिव लॉ क्या करता है? सब्सटैंटिव लॉ आपको आपकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताता है। वो लॉ ले डाउन करता है कि भाई हर एक इंसान को शांति से रहने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के साथ कोई अपराध करता है, एनी पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस विद एनी अदर पर्सन, तो ऐसी परिस्थिति में उसको क्या सजा होगी। मान लीजिए किसी ने किसी के साथ मारपीट करी, हर्ट किया, ग्रीवियस हर्ट किया, रेप किया, थेफ्ट किया, डकैती किया, कुछ भी किया, तो BNS आपको बताता है कि अगर आपके साथ ये अपराध हुआ है, ये ऑफेंस आपके साथ हुआ है, तो आपके पास क्या करस्पॉन्डिंग रेमेडी है। तो बेसिकली जो सब्सटैंटिव लॉ है वो बताता है कि आपके कुछ अधिकार हैं, यू हैव सर्टेन राइट्स, एंड इफ दीज राइट्स आर वायलेटेड, व्हाट इज द रेमेडी दैट यू हैव। जैसे कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। हम देखते हैं सेक्शन 37 को देखते हैं हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया गया है तो उसको परफॉर्म होना जरूरी है। एंड इफ यू डू नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट तो वो ब्रीच कहलाता है और आपको डैमेजेस पे करने पड़ते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सब्सटैंटिव लॉ इन चीजों को मेंशन करता है, लेकिन ये जो रेमेडीज सब्सटैंटिव लॉ में मेंशन की गई हैं, इनको कैसे कोर्ट ऑफ लॉ में अवेल करना है, ये प्रोसीजरल लॉ बताता है। तो बेसिकली आप इस बात को समझिए कि बहुत अच्छी बात है, BNS ने बोल दिया, भारतीय न्याय संहिता ने, कि अगर मेरे ऊपर कोई हाथ उठाता है या मुझे कोई मारता है तो मैं उसके ऊपर हर्ट या ग्रीवियस हर्ट का चार्ज लगा सकता हूं, उसको सजा दिलवा सकता हूं। लेकिन वो सजा दिलवाने के लिए जो मैकेनिज्म अडॉप्ट करना है मुझे, जो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके मुझे रेमेडी क्लेम करनी है, वो प्रोसीजरल लॉ में दी होती है। क्योंकि अगर प्रोसीजरल लॉ नहीं होगा तो हर एक इंसान अपनी विंस एंड फैंसीज पे कोर्ट को अप्रोच करेगा, अपने तरीके से कोर्ट को बात बताएगा, और एक बड़ा ही कह सकते हैं लॉलेसनेस या एक कोई भी सिस्टम नहीं होगा। तो उस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए प्रोसीजरल लॉ इन प्लेस आता है, जो ये कहता है कि भाई सब्सटैंटिव लॉ में कोई भी आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, उनको अगर कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स करना है तो हमारी मदद से एनफोर्स किया जाएगा। सो दैट इज प्रोसीजरल लॉ। तो हमारा जो BNSS है दैट इज अ प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS इज अ प्रोसीजरल लॉ। जब हम BNSS की बात करते हैं तो कुछ छोटी छोटी चीजों से हम शुरू करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट साहब की असेंट है, प्रेसिडेंट साहब की असेंट है, वो मिली है 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है, और इसकी जो एनफोर्समेंट डेट है, मतलब जब से ये फोर्स में आया, दैट इज 1 जुलाई 2023। दिस इज द एक्ट नंबर
43/2023। ये जो सारी चीजें मैं लिख रहा हूं, इन सबको मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, डिटेल्ड प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं आपके लिए। तो ये मैं टाइप करवा के आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप यहां पे लिख रहे हैं तो ठीक है, बट एक परफेक्ट कॉपी जो होगी वो आपको सिनॉप्सिस नोट्स सॉफ्ट कॉपी में दिए जाएंगे। ठीक है, सो नाउ करेक्ट। ठीक है, 2024, 2024, हाँ, 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024। ठीक है, अब क्या होता है कि ये 23 है और वो 24 है, यहां पे थोड़ा सा 24 है, 1 जुलाई। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई 2023। एक सेकेंड यार, ये क्या हो गया, सॉरी 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 सॉरी, एक्ट नंबर 46/2023, वो मेरे में ओवर मार्किंग की वजह से हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बीएनएसएस के लिए कुछ चीजें बताता हूं जो आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता समझने के लिए बहुत जरूरी है। दो तीन बेसिक चीजें हैं जो बीएनएसएस के बारे में आपको समझना जरूरी है। अगर आप वो समझेंगे तभी आप बीएनएसएस को समझ पाएंगे या प्रोसीजरल लॉ को समझ पाएंगे। कुछ बातें हैं जिनको आप साधारणतया अभी समझ लीजिए, एंड वंस वी गो इनटू द डिटेल्स तो आपको इसकी मदद मिलेगी। देखिए, पहली मेरी बात समझिए कि बीएनएसएस में तीन तरह के केस फाइल होते हैं। ठीक है, तीन तरह के केस फाइल होते हैं। पहला होता है कंप्लेंट केस, कंप्लेंट केस, कंप्लेंट केस। दूसरा होता है अ केस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। और तीसरा होता है इंफॉर्मेशन केस, इंफॉर्मेशन केस। कहने का मतलब तीन तरह के केसेस आपको बीएनएसएस में देखने को मिलेंगे। तीन तरह के केसेस आपको बीएनएसएस में देखने को मिलेंगे, अ कंप्लेंट केस, पुलिस रिपोर्ट केस एंड इंफॉर्मेशन केस। इन तीनों का ही जो कॉग्निजेंस है वो सेक्शन 210 ऑफ बीएनएसएस में लिया जाता है। उसको हम बाद में डील करेंगे, बट आपको मोटे तौर पे एक लाइन की बात समझनी है कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ केसेस: कंप्लेंट केस, पुलिस रिपोर्ट केस एंड इंफॉर्मेशन केस। ठीक है, ये बात सिर्फ आप, जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ आप सुनते जाइए। कहां पे इसको किस तरीके से अप्लाई करना है वो मेरी जिम्मेदारी है। अभी सिर्फ हम एक बिल्डअप कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द लॉ। ठीक है, चलिए, कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन। इसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि एक जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर है पूरा, क्रिमिनल प्रोसीजर है, वो बेसिकली तीन स्टेजेस में बटा होता है। तीन स्टेजेस में बटा होता है जनरली। जनरली इसके एक्सेप्शंस भी हैं, बट जनरली जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो तीन स्टेजेस में बटा होता है: इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। तीन स्टेजेस में बटा होता है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। मतलब किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को जब आप देखते हैं तो जनरली उसमें ये तीन स्टेजेस आती है। ठीक है, तीन तरह के केस होते हैं: कंप्लेंट केस, केस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन केस। वो इंफॉर्मेशन आप रखिएगा अपने पास, मतलब आप याद रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जनरली तीन तरह की, तीन स्टेजेस होती है: इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी हेयर एंड देयर, बट हम सबको एक साथ पिरोएंगे व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं एक पुलिस रिपोर्ट केस का। पुलिस रिपोर्ट पे अगर कोई केस फाइल होता है, मतलब एफआईआर पे कोई केस फाइल होता है, पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है जिसपे मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, तो इसको हम पुलिस रिपोर्ट केस बोलते हैं। तो उसकी प्रोसीडिंग किस तरीके से चलेंगी ये मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, देखिए, मान लीजिए सबसे पहली चीज होती है फाइलिंग ऑफ एफआईआर। फाइलिंग ऑफ एफआईआर सिर्फ समझना है, इसको हम आगे कई बार करेंगे जब हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे और बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करना चाह रहा हूं कि बीएनएसएस कर क्या रहा है। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द प्रोविजंस, तो मैं सारी चीजें आपको प्रोविजंस पे बताऊंगा। सबसे पहली चीज है फाइलिंग ऑफ एन एफआईआर। एफआईआर फाइल होती है पुलिस के पास, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, विटनेसेस के स्टेटमेंट लेती है, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, विटनेसेस, बाकी और जो भी उनको लगता है वो एविडेंस कलेक्ट करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है। और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद अपना जो कंक्लूजन है, अपनी जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। जब पुलिस के द्वारा ये पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती है तो इस पुलिस रिपोर्ट पर मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा
कॉग्निजेंस लिया जाता है, कॉग्निजेंस लिया जाता है, जो कि 210 में दिया हुआ है। अभी हम आगे बताएंगे, कॉग्निजेंस पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, बट उनके द्वारा कॉग्निजेंस लिया जाता है। कॉग्निजेंस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब इशू ऑफ प्रोसेस करते हैं। इशू ऑफ प्रोसेस के बाद बाकी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, अक्यूज्ड को कॉपी दी जाती है एफआईआर की, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है। और डॉक्यूमेंटेशन के बाद ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात, वो बाकी चीजों पे चार्ज फ्रेम होते हैं। क्या फ्रेम होते हैं? चार्ज फ्रेम होते हैं। चार्ज फ्रेम होने के बाद प्रोसिक्यूशन के विटनेस, चार्ज फ्रेम होने के बाद एक दो और स्टेजेस होती है। बेसिकली अक्यूज से पूछा जाता है कि क्या वो गिल्टी, प्लीड गिल्टी करता है या नहीं, और अगर वो नहीं करता है तो दे गो फॉर ट्रायल, अगर प्लीड गिल्टी करता है तो उसको उसी पे कन्विक्शन किया जा सकता है अगर कोर्ट चाहे तो। दैट वी विल डिस्कस लेटर। चार्ज फ्रेम हो गए, चार्ज के बाद ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल में क्या होता है? सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के विटनेस आते हैं, प्रोसिक्यूशन के विटनेस आते हैं। प्रोसिक्यूशन के विटनेस के बाद अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन होता है 351 में, बट वो हम बाद में देखेंगे। प्रोसिक्यूशन के विटनेस आते हैं, उसके बाद डिफेंस के विटनेस आते हैं, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स के बाद जो है फाइनली कोर्ट का जजमेंट आता है। अब जब कोर्ट का जजमेंट आता है तो जजमेंट में दो चीजें हो सकती हैं, जजमेंट में दो चीजें हो सकती हैं। या तो आपको अक्विट किया जा सकता है, अक्विटल पहले भी हो सकता है लेकिन अभी समझने के लिए अक्विटल हो सकता है, या फिर आपका कन्विक्शन हो सकता है। ठीक है, या तो अक्विटल हो सकता है या कन्विक्शन हो सकता है। जजमेंट आने के बाद दो चीजें हो सकती हैं, जो पार्टी हारेगी वो अपील में जा सकती है, और जो पार्टी जीतेगी वो एग्जीक्यूशन के लिए जा सकती है, एग्जीक्यूशन के लिए जा सकती है। ठीक है, हालांकि जजमेंट के बाद एक और चीज होती है जिसको हम सेंटेंस हियरिंग कहते हैं, इस पे भी हम जरा बात करेंगे। सेंटेंस हियरिंग एक और चीज होती है, सेंटेंस हियरिंग। अभी आपको पूरा नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, फिर ये सारी बातें समझ में आएंगी। ये चार्ट बार बार बताया जाएगा, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तब हम इसको डील करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब मेरी बात ध्यान से समझना। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हमारी पूरी एक सीआरपीसी की जनरल प्रोसीडिंग्स हैं। अब इन प्रोसीडिंग्स में जब एफआईआर फाइल हुई और एफआईआर से लेकर पुलिस रिपोर्ट तक का जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। इसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन। जो पुलिस ऑफिसर या एनी अदर पर्सन के द्वारा होता है, वो अभी हम डेफिनेशन क्लॉज में देखेंगे। उसके बाद जब पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है, मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं, और चार्ज फ्रेम होने तक की स्टेज को हम बोलते हैं इंक्वायरी। क्या बोलते हैं? इंक्वायरी। और जब चार्ज फ्रेम हो गए, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को बुला लिया गया, और प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस से लेकर जजमेंट तक की जो पूरी कहानी है, वो क्या कहलाती है? ट्रायल कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रायल कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रायल कहलाती है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, यहां पे मैं सिर्फ एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा था कि जब आप बीएनएसएस को देखते हैं या आप पुराने सीआरपीसी को भी देखते हैं, तो जो पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ी देर लिखो मत, मेरी बात सुन लो। आई विल गिव यू टाइम टू राइट इफ यू आर राइटिंग, बट बेसिकली क्या है, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एक तरीके से चलती है। ठीक है, मैंने आपको बताया तीन तरह के केस होते हैं, एक कंप्लेंट केस होता है, एक पुलिस रिपोर्ट केस होता है, और एक इंफॉर्मेशन केस होता है। कंप्लेंट केस का प्रोसीजर अलग है, वो मैजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट फाइल होती है, उसमें कई बार इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट नहीं होता है, डायरेक्ट इंक्वायरी शुरू हो जाती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चलता है, या सबसे ज्यादा जो बीएनएसएस में डेल्ट है, या सबसे ज्यादा रोजमर्रा की जिंदगी में देखा जाता है, दैट इज अ पुलिस रिपोर्ट केस। द पुलिस रिपोर्ट केस इज इनिशिएटेड बाय अ एफआईआर। ठीक है, एफआईआर हुई, पुलिस का काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करेगी, एविडेंसेस लेगी, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस लेगी, और उसके बाद अपनी एक पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है। ठीक है, अब ये जो पुलिस रिपोर्ट होती है, इस पे मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं। मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद इश्यू ऑफ प्रोसेस करता है, समन्स भेजे जाते हैं, वारंट्स भेजे जाते हैं, अक्यूज्ड को डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, एफआईआर की कॉपी और बाकी सारी चीजें, लिस्ट ऑफ विटनेसेस आता है, और उसके बाद चार्ज फ्रेम किए जाते हैं। जैसे ही चार्ज फ्रेम हो गए, वैसे ही इंक्वायरी खत्म हो जाती है और ट्रायल शुरू हो जाता है। ट्रायल का प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद डिफेंस के विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा, उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और कोर्ट अपना जजमेंट सुना देगा। जनरली क्या होता है कि जजमेंट का मतलब होता है कि आप ये डिसाइड करते हो कि कन्विक्शन हुआ है या अक्विटल।
एक बार जजमेंट आ जाता है तो उसके बाद एक और प्रोसीडिंग होती है जिसको हम सेंटेंस हियरिंग कहते हैं। उसके बारे में हम लेंथ में बात करेंगे। उसका यह मतलब होता है कि आज के टाइम पे जब बीएनएसएस के अंदर ट्रायल होता है तो आपको पहले यह डिसाइड करना होता है कि आदमी को अक्विट करना है या कन्विक्ट करना है। अगर आपने कन्विक्ट कर लिया तो उसके बाद यू डू अ सेंटेंस हियरिंग जिसमें यू डिसाइड कि इसको सेंटेंस कितना मिलना चाहिए, क्योंकि बीएनएस जो है वो तो आपको बहुत सारी सजा देता है। किसी में 7 साल तक की सजा, अप टू 7 इयर्स, लाइफ, डेथ इन सेंटेंस, कुछ भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप मैक्सिमम सजा ही दोगे। तो यू सी ऑन द फैक्टर्स, लाइक इफ इट इज अ प्रेग्नेंट वुमन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस, इफ अ पर्सन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस इज द सोल ब्रेड अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो कम कर दी जाती है। तो सेंटेंस हियरिंग इज अ डिफरेंट थिंग, जजमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। जजमेंट डिसाइड्स कि अक्यूटल हुआ है या कन्विक्शन। अगर कन्विक्शन हुआ है देन देयर इज अ सेपरेट प्रोसीडिंग्स दैट इज नोन एज सेंटेंस हियरिंग, जिसमें अगेन आर्ग्यूमेंट्स होता है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, सोल ब्रेड अर्निंग मेंबर है, या हैंडीकैप्ड है, या वो गलत तरीके से फंसा है, या कुछ भी चीजें हैं, तो उसमें उसकी सेंटेंस जो है वो कम हो जाती है। एग्जैक्टली दैट्स द क्वांटम ऑफ सेंटेंस दैट इज बीइंग डिसाइडेड, करेक्ट। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जो एक बीएनएसएस में या क्रिमिनल प्रोसीजर में फॉलो होता है। अब जितनी भी चीजें आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं इसी सब में फॉल करती है। अगर आप कोई भी प्रोविजन ऑफ बीएनएसएस उठाएंगे और उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस चार्ट में वो फॉर्म होगा। ठीक है, इस चार्ट में वो फॉर्म होगा। बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है बिफोर वी जंप ऑन टू द बेयर एक्ट and we start reading the definitions and all the other thing. It is very important to understand that how the procedure of the BNSS actually flows. ठीक है, तो यहां तक की बात सबको समझ में आई? गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीवन। चैट में एक बार थम्स अप दे देंगे। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज नॉट द कंप्लीट थिंग। हम एज एंड व्हेन जब इस बढ़ते जाएंगे तो आई विल कीप ऑन टेलिंग यू द रिलेवेंट प्रोविजंस और कहां पे क्या चीज आ रही है, बट वो हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ओके, थैंक यू, ग्रेट, ग्रेट। चलिए, नाउ लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन क्लॉज ऑफ द बीएनएसएस। तो ये तो बात समझ में आ गई सर कि किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, ये बात आपको सारी समझ में आ गई। एंड नाउ व्हेन यू आर ओके विद द प्रोसीजर, देन वी विल स्टार्ट विद द नाउ वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन क्लॉज अंडर द बीएनएसएस। देखो, इससे बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो चार्ट है ना, ये कहीं ना कहीं पूरे बीएनएसएस को अपने अंदर समा लेता है। अभी आपसे पूछा जाएगा कि भाई इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा होती है या मैजिस्ट्रेट के द्वारा हो सकती है। तो मैंने आपको बोला कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस के द्वारा होती है। हालांकि अभी हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस के अलावा किसी अन्य पर्सन, सम अदर पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय द मैजिस्ट्रेट, उसके द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। बट वो क्या चीज है उसको हम देखेंगे। उसके बाद इंक्वायरी इज ऑलवेज बाय अ मैजिस्ट्रेट और अ कोर्ट, ट्रायल इज ऑलवेज बाय अ कोर्ट और अ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हमारे इसी चार्ट से प्रिपेयर हो जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द डेफिनेशन क्लॉज। नाउ वी मूव ऑन टू द डेफिनेशन क्लॉज। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज में सबसे पहले तो आप इस बात को नोट करिए, कि नोट कर रहे हैं तो ठीक है, वरना यू विल गेट द नोट्स, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कि जो हमारा बीएनएसएस है उसमें 5 नई डेफिनेशंस जो है वो ऐड की गई हैं। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, उसके बाद बेल, बेल बॉन्ड, बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये 5 डेफिनेशंस जो हैं, ठीक है, ये 5 डेफिनेशंस बीएनएसएस में नई ऐड की गई हैं, यानी कि ये सीआरपीसी में नहीं थी। ठीक है, अब हम लोग अपने डेफिनेशन क्लॉज को स्टार्ट करते हैं एंड वी स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। पहला डेफिनेशन है 21A में, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस जो पहली डेफिनेशन है आपके, उसमें उसमें आपको क्या पढ़ना है या क्या याद करना है? एक आध बच्चों से ज्वाइन ही नहीं हो पाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस में क्या क्या आता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आइडेंटिफिकेशन,
आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर, सर्च एंड सीजर, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कोई जेल में है, अभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, बीएनएसएस में आता है कि जब कोई भी पर्सन प्रिजन में है तो उसको अगर समन्स दिए जाते हैं तो उसको किस तरीके से एज अ विटनेस कोर्ट में बुलाया जाता है। कई बार व्हेन ही इज इल, और तो जो प्रिजन जनरल होता है वो उसकी अपियरेंस को मना कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जिनको बाहर निकालना लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और मान लीजिए उनका एग्जामिनेशन होना है, या आगे हम देखेंगे कि जो ट्रायल होता है वो अक्यूज्ड की प्रेजेंस में होता है, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन कॉल देम ओवर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन का, अगर कोई भी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड या बाकी चीजें करनी है, तो अभी तक हम देखते थे कि भाई उसके लिए आपको सेम बॉडी के 8-10 लोग, मतलब सेम बिल्ड के लोगों को खड़ा करना पड़ता था। नाउ यू कैन हैव विद फोटोज। ठीक है, सर्च एंड सीजर, सर्च एंड सीजर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएनएसएस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, अभी हम आपको बताएंगे, फॉरेंसिक की बात बताएंगे, बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट हुआ है। धीरे धीरे हम किधर मूव कर रहे हैं, अगर आप इस बात को समझें कि अब ये किया जाएगा कि पुलिस जहां पे भी इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है, और अगर सीरियस ऑफेंसेस है, सीरियस नहीं भी है, तो दोनों ही केस में वो क्या प्रोविजन ला रहे हैं कि आप जो है मोबाइल या कैमरे के साथ सर्च एंड सीजर करो। क्योंकि हजारों बार ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति निर्दोष होता है, पुलिस जाती है, ड्रग्स लाके खुद से जाके प्लांट कर देती है और कहती है ये जब्त हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक यूज ऑफ द ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस इन ऑर्डर टू कंडक्ट द सर्च एंड सीजर। अभी हम देखेंगे सर्च एंड सीजर के चैप्टर में कि उन्होंने बोला है कि यू कैरी द मोबाइल फोन और एनीथिंग, ताकि यू ट्रायल में हमें मदद मिल सके। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिसमें हम समन्स की बात करते हैं, व्हाट्सएप ईमेल से समन्स जा सकते हैं, या ई फाइलिंग ऑफ एफआईआर की हम बात करते हैं जो पहले से चल रहा था, बट नाउ इट हैज गॉट अ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। सो ये चीजें आपको बस ये 5-4 पॉइंट जो है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस में याद रखने हैं। ठीक है, चलिए 2-1 ए हो गया। थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ेंगे, उसका कारण यह है कि 10 दिन में अगर सब कुछ पढ़ना है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट 2-1 बी में आती है डेफिनेशन बेल की। किसकी आती है? बेल की। बेल क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज बेल, तो बेल की एक लाइन की डेफिनेशन है। बेल का हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 35। देखो छोटी छोटी चीजें साथ साथ याद करते रहोगे तो वो आपको ध्यान में आती रहेंगी। जैसे चैप्टर 35 फॉर द टाइम बीइंग याद कर लिया, कभी कोई क्वेश्चन फंस गया या कुछ हो गया तो यू नो। अब बेल का मतलब क्या होता है, तो बेल की एक लाइन की बहुत प्यारी डेफिनेशन दी हुई है जो ऑलरेडी जजमेंट्स में थी, दैट रिलीज ऑफ एन अक्यूज्ड और सस्पेक्ट फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ बाय द ऑफिसर और द कोर्ट। समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आया? बेल की इंटरव्यू में ये सवाल आते हैं, व्हाट इज बेल। अब इंटरव्यू में आपसे पूछा रहा है व्हाट इज बेल, अब आपको लग रहा है बेल तो यार बेल होती है, बेल का मतलब क्या होता है, बेल का मतलब होता है बेल, बट ऐसा नहीं है। बेल की एक लाइन की डेफिनेशन है, रिलीज ऑफ द अक्यूज्ड और सस्पेक्ट फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ बाय एन ऑफिसर और कोर्ट। क्या समझे? बेल की डेफिनेशन, रिलीज फ्रॉम कस्टडी, रिलीज फ्रॉम, नहीं रिलीज ऑफ, सॉरी, रिलीज ऑफ accused or suspect from the custody of law by an officer or court। इतनी शानदार डेफिनेशन, कुछ और बोलना ही नहीं है, कुछ और बोलना ही नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना, बिहारी जी के दोहे, हमारे यहाँ कहते थे, बिहारी जी एक हिंदी के कवि थे, ठीक है, तो उनके जो दोहे होते थे वो छोटे छोटे दोहे होते थे, लेकिन गागर में सागर भरते थे। कहते थे सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। द आइडिया इज दैट दिस लाइन इज सो कंप्लीट इन इटसेल्फ। बच्चे एक परेशान थे, सर आपका जो बैच है ये प्रीलिम्स का है कि मेंस का है? अरे बेटा प्रीलिम्स कुछ होता ही नहीं है, प्रीलिम्स के लिए कोई पढ़ा ही नहीं सकता, वो तो बस ऊपर ऊपर से देख लिया अगर वैसे करना है तो। अल्टीमेटली मेंस की ही तैयारी है, मेंस की तैयारी होगी तभी प्रीलिम्स निकलेगा। ठीक है, प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं होती है, तैयारी मेंस की ही की जाती है।
प्रीलिम्स अपने आप फॉलो करता है, ठीक है। तो रिलीज ऑफ द अक्यूज फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ बाय एन ऑफिसर और कोर्ट। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने शब्दों का यूज क्या किया है, ऑफिसर और कोर्ट। इससे सीधी बात निकल के आती है, आप सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि बेलेबल अपराध में, इन अ बेलेबल ऑफेंस, द पुलिस एंड द कोर्ट बोथ हैव द अथॉरिटी टू रिलीज अ पर्सन ऑन बेल, ठीक है। एक मैं कन्फेशन करना चाहता हूं आप लोग से कि थोड़ा सा मुझे 2-4 दिन का टाइम देना। थोड़ा हो क्या रहा है एक्चुअली, इसके जस्ट पहले ना, मतलब 6:30 बजे तक मेरा एक बैच होता है जिसमें मुझे हिंदी में पढ़ाना होता है, मतलब दैट इज अ यूपी एपीयू का हिंदी मीडियम बैच। तो यूपी एपीयू का हिंदी मीडियम बैच है, तो मैं 6:30 तक प्रॉपर हिंदी में पढ़ाता हूँ, क्योंकि उन लोग को अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश बोलो तो कहते सर नहीं हिंदी में बताइए। तो 6:30 से 7:30 1 घंटे में आई हैव टू कन्वर्ट माई सेल्फ फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो वो बीच बीच में थोड़े हिंदी के शब्दों का प्रयोग हो जाता है, वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी इट इज न्यू, सो आई माइट यूज सम ऑफ द हिंदी वर्ड्स एट टाइम्स, बट दैट विल कम विद टाइम, ठीक है। तो ये हो गया बेल का। अच्छा, मैंने कहा कि मैंने ऑफिसर और कोर्ट क्यों लिखा है, क्योंकि ये बात सबको बच्चे बच्चे को पता है कि इन अ बेलेबल ऑफेंस बेल कैन बी गिवन बाय पुलिस और कोर्ट, बट इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के द्वारा ही दी जाती है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चलिए इसके बाद 21C, 21C बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है जिसमें पुलिस और कोर्ट दोनों बेल दे सकती है। यू हैव टू रीड इट विद सेक्शन 478। अब बेल 478 में आ गया है, ठीक है। 478, 479, 480, 482 में एंटीसिपेटरी बेल चला गया है, तो थोड़ा सा याद रखना, बीएनएसएस में सेक्शंस चेंज है, ठीक है। तो पुलिस और कोर्ट दोनों बेलेबल ऑफेंस में बेल दे सकते हैं। अब बेलेबल ऑफेंस के लिए क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस में कहा जाता है कि फर्स्ट शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में जो कॉलम 5 है, उसमें जो अपराध बेलेबल लिखे हुए हैं वो बेलेबल होंगे, और जो बाकी अपराध हैं वो नॉन बेलेबल होंगे। सो सी, आपको यू नो इट वेरी वेल, ठीक है, देर इज नथिंग न्यू दैट आई एम टेलिंग यू, बट द ऑफेंस इज अ बेलेबल और अ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ऑफ द बीएनएसएस। पीछे शेड्यूल में बीएनएस के सारे अपराध दिए हुए हैं, सारे ऑफेंस दिए हुए हैं, और उसके कॉलम्स बने हुए हैं कि कौन सी कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जा सकता है, इट इज अ बेलेबल ऑफेंस और अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, और कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, एंड व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द सेम। तो व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट इफ एनी ऑफेंस इज बेलेबल और नॉन बेलेबल, यू हैव टू रिफर टू द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट का जो शेड्यूल है वो बताता है कि कौन सा अपराध बेलेबल है और कौन सा अपराध नॉन बेलेबल है, ठीक बात। साथ में ही, लेकिन ये जो शेड्यूल है आपका, ये बताता है, आई शो यू द शेड्यूल, मतलब शेड्यूल जो है वो बताता है आपका कि दैट इज विद रेफरेंस टू द बीएनएस, लेकिन अदर लॉस के लिए भी, अदर लॉस के लिए भी उसी शेड्यूल में लिखा हुआ है, ठीक है। अदर लॉज में भी उसी शेड्यूल के बारे में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। ओहो, ये वाला नहीं, ठीक है, देखिए। बस देखिए, यहां पे लिखता है कि कौन सा अपराध बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कौन से मैजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है, ये सारे बीएनएस के अपराध लिखे हुए हैं, ठीक है। बट दिस इज ओनली फॉर बीएनएस। बट आपको पता है कि देयर आर सर्टेन अदर लॉज ऑल्सो, जैसे आप टाडा की बात करते हो, पोटा की बात करते हो, देर आर अ लॉट ऑफ अदर लॉज ऑल्सो जो भी बात करते हैं अपराधों की, दे ऑल्सो टॉक अबाउट ऑफेंसेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट अदर लॉज, ये आपको शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। शेड्यूल 2 कैटेगोरिकली एक लाइन की बात बोलता है कि जब आप बेलेबल नॉन बेलेबल की बात करते हैं कि इफ एनी ऑफेंस इज पनिशेबल विद लेस देन 3 years, अगर किसी भी स्पेशल लॉ में या किसी भी लोकल लॉ में कोई भी ऑफेंस 3 साल से कम के लिए पनिशेबल है तो वो बेलेबल है, और 3 साल से ज्यादा के लिए पनिशेबल है तो वो नॉन बेलेबल है। ये बात क्लियर है।
साथ में ही कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के लिए भी यही कहा गया है कि 3 साल से कम का अगर अपराध है तो वो नॉन कॉग्निजेबल है, और 3 साल से ऊपर का है तो वो कॉग्निजेबल है। तो यहां से आपको एक लाइन की बात याद रखनी है हमेशा के लिए, उसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है जो आपको याद रखनी है कि भाई अगर बीएनएस के तो पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है, लेकिन अदर किसी भी स्पेसिफिक और लोकल लॉ की अगर हम बात करते हैं तो इन दैट केस यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि अगर 3 साल से कम का अपराध है तो दैट इज अ बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। 3 साल से ऊपर का ऑफेंस है तो इट इज ऑलवेज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। बस खत्म, इतनी सी बात है जो इसमें समझनी है। ठीक है, आई होप दैट इज प्रीटी मच क्लियर विद रेफरेंस टू बेलेबल। ठीक है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है वो इसी क्लॉज में डिफाइंड है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि नॉन बेलेबल ऑफेंस कहां डिफाइंड है, तो नॉन बेलेबल भी यही डिफाइंड है। नॉन बेलेबल इट सेज एनी अदर ऑफेंस, एनी अदर ऑफेंस, एनी अदर ऑफेंस, एनी अदर ऑफेंस। ठीक है, तो ये हो गया बेलेबल। इसके बाद फटाफट से करते जाओ यार, है ना, थोड़ा सा तेज चलेंगे हम लोग। मैं कहता रहूंगा, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, इवेंचुअली मैं कह रहा हूं अपने लिए। फिर आता है 2D में बेल बॉन्ड, ठीक है, और 2(1)E में बॉन्ड। तो बॉन्ड और बेल बॉन्ड में सिर्फ एक लाइन का फर्क है कि बॉन्ड जो होता है ये पर्सनल सिक्योरिटी पे दिया जाता है, पर्सनल बॉन्ड पे दिया जाता है, पर्सनल बॉन्ड विदाउट श्योरिटी, विदाउट श्योरिटी। ठीक है, एंड जो बेल बॉन्ड है दैट इज विद श्योरिटी, विद श्योरिटी। ठीक, तो ये बॉन्ड और बेल बॉन्ड का फर्क है 2(1)D और 2(1)E में। बाकी जब हम बेल का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2(1)F में चार्ज दिया हुआ है। चार्ज को याद करने का तरीका क्या है? फेक चार्जेस। बचपन से आप पढ़ते हो ना, किसी ने फेक चार्जेस लगा दिए, तो एफ में क्या है? चार्ज दिया हुआ है फेक चार्जेस से। अब 2(1)F में चार्ज दिया हुआ है, चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है, चार्ज इंक्लूड नंबर ऑफ हेड्स, वो कोई मतलब नहीं है उसका। अगर आपसे पूछा जाए तो एक जजमेंट में कहा गया था कि चार्ज की डेफिनेशन क्या है, तो प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक एक्विजिशंस मेड अगेंस्ट अ पर्सन। क्या बात है, फिर से वही बात आ गई, प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्विजिशंस मेड अगेंस्ट अ पर्सन इज चार्ज। ठीक, चार्ज का उद्देश्य क्या होता है? चार्ज का ऑब्जेक्ट क्या है? चार्ज का ऑब्जेक्ट सिंपल है कि आप फेयर ट्रायल देना चाहते हो, आर्टिकल 21 है, 22 है, तमाम और आर्टिकल्स हैं। आइडिया क्या है कि आप किसी भी जिस भी व्यक्ति का ट्रायल कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल हिम व्हाट आर द एक्यूजेशंस अगेंस्ट हिम, ओनली देन ही विल बी एबल टू प्रिपेयर एन इफेक्टिव डिफेंस फॉर हिमसेल्फ। यही लॉजिक है चार्ज का, तो चार्ज का चैप्टर अपन पढ़ेंगे। उसके बाद आता है 2(1)G। 2(1)G, 2(1)G में क्या कहता है? कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल आप सबको पता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है पुलिस हैज पावर, पुलिस हैज पावर टू अरेस्ट प्लस इन्वेस्टिगेट विदाउट द ऑर्डर, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। ठीक है, तो एवरीबडी नोज दैट। ये क्या व्हाइट बोर्ड, सॉरी सॉरी, ये क्या कर रहा है? नहीं, व्हाइट बोर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है। सो ये चीज है, ये कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है। जब आप 175 में देखोगे, 175 क्लॉज 1 में जहां पे एफआईआर लॉन्च होती है, उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे 175 में कि ये दिया हुआ है कि पुलिस के पास कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट के अरेस्ट और इन्वेस्टिगेट करने की पावर होती है। ठीक है, ये हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब एक चीज यहां पे टेक्निकल है, टेक्निकल तो नहीं है, छोटी सी है, 2 मिनट लगेगा, समझ में आ जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन ऑफेंस एंड केस। अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा ऑफेंस एंड केस, दो शब्दों का प्रयोग है, ऑफेंस एंड केस। तो यार एक सिंपल सा बात है कि अगर कोई अकेला अपराध होता है तो दैट इज ऑफेंस, और मल्टीपल ऑफेंसेस एक साथ होते हैं तो वो एक केस बनता है। ठीक है, मतलब अगर जनरली होता क्या है, इफ एनीबडी हैज गॉन टू एनी पर्सनस प्लेस टू कमिट एन ऑफेंस, तो वो हाउस ट्रेसपास तो कर ही देता है। ठीक है, उसके बाद फिर मारपीट हो ही जाती है, गाली गलौज हो ही जाता है, उसके बाद अपराध हो ही जाते हैं। तो देर आर मल्टीपल ऑफेंसेस इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द इंस्टेंस, किसी भी एक्ट में मल्टीपल ऑफेंसेस होते हैं। तो अगर सिंगल ऑफेंस है तो वो ऑफेंस कहलाएगा,
मल्टीपल ऑफेंसेस हो जाएंगे तो वो केस कहलाएगा। लेकिन यहां पे एक छोटी सी चीज आपको समझने के लिए है, वो क्या है जरा समझिएगा, क्योंकि कंप्लेंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो तभी समझ में आएगा जब आपको ऑफेंस और केस का फर्क समझ में आएगा। देखिए, मैंने आपको कहा कि अगर सिंगल ऑफेंस है तो वो ऑफेंस है, अगर मल्टीपल ऑफेंसेस हैं तो वो केस कहलाएगा। लेकिन कौन सा केस कहलाएगा ये भी देखना जरूरी है। मैं आपको कहता हूं कि अगर किसी ने कॉग्निजेबल केस किया, एक, दूसरा कॉग्निजेबल, तीसरा कॉग्निजेबल, तो ये क्या कहलाएगा? एक कॉग्निजेबल केस कहलाएगा, क्योंकि इसमें तीनों अपराध जो थे वो कॉग्निजेबल थे। अब मान लीजिए किसी ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन कॉग्निजेबल केस। ओहो, नॉन कॉग्निजेबल केस, ठीक है। लेकिन सवाल यह आता है कि अगर किसी ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और उसके बाद एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया, तो दिस बिकम्स अ कॉग्निजेबल केस। कॉग्निजेबल केस। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, उसके बाद भले चाहना आप लिख लेना, ठीक है। 174 तो बेटा नॉन कॉग्निजेबल के लिए हम डील करेंगे सौरभ जी। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मल्टीपल ऑफेंसेस हैं तो वो एक केस बनेंगे, मल्टीपल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं तो वो एक कॉग्निजेबल केस बनेगा, मल्टीपल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं तो वो एक नॉन कॉग्निजेबल केस बनेगा। लेकिन अगर मल्टीपल ऑफेंसेस हैं जिसमें एक भी ऑफेंस अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो जो केस होगा वो कॉग्निजेबल केस बनेगा। ये बात समझ में आती है सबको? अगर किसी को नहीं समझ में आता है भाई तो आप लोग बोल सकते हो सर रिपीट कर दीजिए, ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम अफेयर है। आपको जो भी दिक्कत आए आप यहाँ पढ़ने आए हो, एंड यू हैव ऑल द राइट टू आस्क अगेन, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट आंसरिंग अगेन एंड अगेन, आप जितनी बार पूछोगे मैं बताऊंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कॉग्निजेबल, अब इसमें होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा होता यही है कि अक्सर जब पुलिस के पास केस आता है और पुलिस देखती है सब नॉन कॉग्निजेबल है, तो वो जानती है कि अगर ये नॉन कॉग्निजेबल केस बन गया तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट की पावर नहीं है विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हुआ हो और इसमें लगा दिया जाए तो ये पूरा केस जो है वो कॉग्निजेबल केस बन जाएगा और ऑटोमेटिकली उनके पास अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन की पावर आ जाएगी। करेक्ट है जी। तो ये चीज यहां पे इसीलिए दी हुई है और इसी का लाइव एग्जांपल जो है वो आपको कंप्लेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट वी आर डीलिंग हियर इज, दैट इज कंप्लेंट। अगर स्पीड ज्यादा हो कुछ भी हो तो आप लोग क्लास के बाद भी बता सकते हो, ठीक है। 21H, कंप्लेंट। कंप्लेंट 21H में कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट इज एन एलिगेशन, कंप्लेंट इज एन एलिगेशन made to a magistrate which can be oral or written, oral or written, against some person, against some person, known or unknown, known or unknown, and it can be for cognizable और नॉन कॉग्निजेबल केस। तो भाई कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का कंप्लेंट से कोई लेना देना नहीं है। अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड फॉर अ कॉग्निजेबल केस एज वेल एज अ नॉन कॉग्निजेबल केस, दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो फॉर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल केस एंड विच इज नॉट एन एफआईआर, विच इज नॉट एन एफआईआर, विच इज नॉट एन एफआईआर, नॉट एन एफआईआर। इसका क्या मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? इसका मतलब हुआ, ये तो अपन जानते ही हैं कि एफआईआर केस अलग होता है, कंप्लेंट केस अलग होता है। तो कंप्लेंट बेसिकली क्या है? एक एलिगेशन है जो मैजिस्ट्रेट के सामने लगाया जाता है ओरली और इन राइटिंग अबाउट सम पर्सन हु इज नोन और अननोन रिगार्डिंग any offense which is a cognizable or a non-cognizable offense and which is not an FIR. क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसको देखिएगा। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको मेरी पिछली बात कॉग्निजेबल केस की समझ में आई थी, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप कंप्लेंट की डेफिनेशन अपने बेयर एक्ट में देख रहे हैं
तो आप देख रहे हैं कि कंप्लेंट में एक और बात लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन। अब देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, पहले मैं समझा देता हूं फिर आप पढ़िएगा। एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है बेटा कि मैंने जो आपको बात बताई कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर बहुत सारे नॉन कॉग्निजेबल केस है तो पुलिस जानबूझ के, इन ऑर्डर टू गेट द पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस को ऐड कर देता है इनिशियली। लेकिन पुलिस रिपोर्ट में जब वो फाइल करते हैं फाइनल पुलिस रिपोर्ट, तो वो उस चीज को मना कर देते हैं कि नहीं, इसमें तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था। तो ऐसी दिक्कत से बचने के लिए ये एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है, जो कहता है अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस, ऑफेंस शब्द नहीं यूज किया है, केस शब्द यूज किया है। कहता है अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be a complainant। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर पुलिस ने जब एफआईआर रजिस्टर करी तो उन्होंने कहा ये कॉग्निजेबल केस है, और इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद जब उन्होंने पुलिस रिपोर्ट सबमिट की तो उन्होंने कहा ये तो एक नॉन कॉग्निजेबल केस था। तो ऐसी परिस्थिति में उस एफआईआर को कंप्लेंट की तरह लिया जाएगा, उस पुलिस रिपोर्ट को, और जो पुलिस ऑफिसर होगा उसको कंप्लेनेंट बनाया जाएगा और पूरी प्रोसीडिंग उसी से करवाई जाएगी। ठीक है, सो दिस प्रोविजन इज मेड कि पुलिस किसी भी तरीके से कुछ गलत काम ना करे। ठीक है, समझ में आया? ये बात किसी को समझ में आई? हैज एवरीबडी अंडरस्टूड इट? Yes. मैं रिपीट कर देता हूं पॉइंट को, एक बार देखिएगा। मैं आपसे कह रहा था कि ऑफेंस और केस में फर्क समझ में आ गया आपको? कि क्या होता है कि अगर कोई ऑफेंस है तो वो इंडिविजुअल ऑफेंस है, केस का मतलब है मल्टीपल ऑफेंसेस कंपाइल्ड टुगेदर, दैट इज केस। अब अगर मान लीजिए चार अपराध हुए हैं एंड ऑल फोर ऑफ देम आर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो इट विल बी अ नॉन कॉग्निजेबल केस। If there are four offenses, all of them are cognizable, so it will be a cognizable case. Very simple. But if there are four offenses, out of which three are non-cognizable and one is cognizable, the law says that it will be a cognizable case. ठीक बात? Fair enough. अब ये जो कंप्लेंट का एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर ने जब एफआईआर लिखी, जब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, तो उसने ये पाया कि इट इज अ कॉग्निजेबल केस, और उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जब उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी ऑफ दैट केस एज अ कॉग्निजेबल केस, तो उसका मतलब हो गया ही हैज पावर टू अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेट विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो उसने इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर दी, बट जब उसने पुलिस रिपोर्ट फाइल करी तो पुलिस रिपोर्ट में कंक्लूजन लिखा जाता है ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस रिपोर्ट में ही हैज मेंशन्ड दैट इट इज अ नॉन कॉग्निजेबल केस। तो क्या हुआ इससे कि आपने मतलब लॉ प्रिज्यूम कर रहा है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने गलती करी है, पुलिस ऑफिसर को पता था कि ये नॉन कॉग्निजेबल केस है बट उसने उसको कॉग्निजेबल बना दिया, क्योंकि उसने पुलिस रिपोर्ट में तो नॉन कॉग्निजेबल लिख दिया और इन्वेस्टिगेशन करते समय उसको एक कॉग्निजेबल केस मान लिया, ताकि उसके पास अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेट विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट की पावर आ जाए। तो लॉ कहता है अगर ऐसा हुआ है तो वो जो नॉन कॉग्निजेबल केस आप जिसको बोल रहे हो उसको एक कंप्लेंट माना जाएगा, क्योंकि उसमें लॉ कह रहा है कि अब मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट इंक्वायरी करेगा और जो पुलिस ऑफिसर है उसको कंप्लेनेंट माना जाएगा। इसका मतलब अब सारी प्रोसीडिंग्स में उसको कोर्ट के सामने आना पड़ेगा, क्योंकि उसने इतने अच्छे से केस को समझा है कि वो कॉग्निजेबल था या नॉन कॉग्निजेबल था, कि नाउ ही विल रिप्रेजेंट एंड ही विल बी अ कंप्लेनेंट इन द केस। बोलो, अब समझ में आया? अब समझ में आया सबको? ओके, सो ये हो गया आपका कंप्लेंट। अच्छा, अब कंप्लेंट के बारे में एक और इंफॉर्मेशन आपको जो है वो याद रखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा बारीक चीज है, इसको याद रखिएगा। कंप्लेंट के बारे में चाहिएगा तो लिख भी लीजिएगा कि जनरल रूल क्या है कि अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन, नॉट नेसेसरली बाय द अग्रीव्ड, एक्सेप्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ 215 से 222 ऑफ बीएनएसएस। मतलब बीएनएसएस के सेक्शन 215 से 222 तक अगर इन प्रोविजंस के अंदर कंप्लेंट फाइल हो रही है तो इट इज नेसेसरली बाय द अग्रीव्ड,
बाय द अग्रीव्ड। लेकिन इसके अलावा अगर किसी भी प्रोविजन में कंप्लेंट फाइल हो रही है तो दैट कंप्लेंट कैन बी बाय एनी पर्सन, नॉट नेसेसरली द अग्रीव्ड पर्सन। ठीक है, नॉट नेसेसरली बाय द अग्रीव्ड पर्सन। ठीक है, चलिए ये बात भी लिख लीजिएगा सर नोट्स। यस, सर बाय एनी अदर पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट। यस एग्जैक्टली, बाय एनी अदर पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द अग्रीव्ड पर्सन, दैट्स द राइट वर्ड वी यूज। ठीक है, चलो ओके, यू विल गेट इन द नोट्स, नो प्रॉब्लम, सब कुछ लिखा होगा। 21I, वो मेरा अभी वो टाइपिस्ट नहीं आ रहा है, टाइपिस्ट ने मुझे संडे का टाइम दिया है। हम तो फिर भी इतनी आसानी से आप लोग को मिल जाते हैं, कभी भी फोन कर दो। हमारे जो टाइपिस्ट साहब हैं वो कहें 4 दिन पहले से उनको बोला हुआ है मैंने, वो कहें सर हम संडे को आएंगे बात करने, उसके बाद डिसाइड करेंगे मंडे से आपका काम करना है या नहीं। तो अभी तो हम पेन पेपर से ही बना रहे हैं नोट्स, जैसे ही टाइपिस्ट आ जाएगा तो फिर टाइप करवा के फिर आई विल सर्कुलेट। ठीक है, 21I, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, और आप ऐसे समझने जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगी या याद नहीं होगी। बट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। एनी कम्युनिकेशन दैट इज रिटन, वर्बल, पिक्टोरल, पिक्चर फॉर्म में, और अ वीडियो। एनी कम्युनिकेशन दैट इज रिटन, वर्बल, पिक्टोरल और वीडियो, ट्रांसमिटेड बाय, ट्रांसमिटेड बाय, ट्रांसमिटेड बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ट्रांसमिटेड बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच मे बी, विच मे बी अ टेलीफोन, टेलीफोन, मोबाइल, वायरलेस, टेलीकॉम, टेलीकॉम, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर, कैमरा, और एनी अदर डिवाइस, और एनी अदर डिवाइस। तो ये जो पूरी बड़ी सी डेफिनेशन है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, उसको जो है अपन ने छोटे में कन्वर्ट कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन अगर आपको याद करनी है और मेंस में लिखनी है। जो बच्चे परेशान थे सर मेंस की तैयारी कैसे होगी, सर प्लीज पेपर 2 की भी एक डेमो हो जानी चाहिए। नहीं, पेपर 2 में आई एम नॉट टीचिंग यार, आई अच्छा आई ब्रीफ इट अप लास्ट में। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। बेसिकली इसमें क्या है कि रिटेन, वर्बल, पिक्टोग्राफिकल और वीडियो, कुछ भी हो सकता है। टेलीफोन की फोन रिकॉर्डिंग्स हो गई, मोबाइल रिकॉर्डिंग हो गई, वायरलेस पे कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर में आपके वीडियो हैं, ऑडियो हैं, पिक्टोरल फॉर्म में है, कुछ भी है, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। बट दिस इज द वे टू रिमेंबर द डेफिनेशन। जो आपकी डेफिनेशन क्लॉज में है वो ये है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पर अपने पास बहुत जजमेंट नहीं है, क्योंकि BNSS has recently included all these things in the form of communication. So as and when any development comes, तो I will discuss. But as of now, definition is sufficient. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 21K इंक्वायरी। अब बताओ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज इंक्वायरी। जब मैंने आपको 3 प्रोसीडिंग्स बताई थी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इंक्वायरी। बट इंक्वायरी की अगर आप डेफिनेशन भी देखोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूं। इफ यू गो ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ इंक्वायरी, तो क्या लिखा है? इंक्वायरी मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। We are very much clear. We have studied there are 3 parts of the criminal proceeding: investigation, inquiry and trial. तो अगर इंक्वायरी पूछ रहा है तो इंक्वायरी मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड इन दिस संहिता बाय द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। दैट इज अपने आप में क्लियर। तो ये बात तो अपन वैसे भी पढ़ चुके हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इंक्वायरी क्या है? अदर देन ट्रायल, अदर देन ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, दैट इज सफिशिएंट, दैट इज सफिशिएंट, दैट इज सफिशिएंट। बोलो, दैट इज सफिशिएंट।
उसके बाद पर्पस क्या होता है बेसिकली, इंक्वायरी का पर्पस क्या होता है इफ यू कैन सी, तो इंक्वायरी का पर्पस यहां पे दिया नहीं हुआ है, ठीक है। इंक्वायरी का पर्पस होता है टू असर्टेन द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ द फैक्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोसीड अंडर द कोड। इंक्वायरी का मतलब होता है मैजिस्ट्रेट बस ये चेक करता है कि इसमें कोड के अकॉर्डिंग, बीएनएसएस के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाने का स्कोप है या नहीं, दैट इज व्हाट इज इंक्वायरी, बस और कुछ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन, 21L, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन में कहता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। लेकिन बेहतरीन चीज जो इन्वेस्टिगेशन में आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी, इट इज डन बाय पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट। ठीक है, कैसे जरा देखो। जब आप इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ते हो तो इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन इज कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। मैं आपको कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स में एक प्रोविजन है, जब हम कंप्लेंट केस पढ़ेंगे तो कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स में एक प्रोविजन है जहां पे मैजिस्ट्रेट किसी नॉर्मल इंसान को ऑथराइज कर सकता है इन ऑर्डर टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। तो दैट इज अ वेरी लिमिटेड स्कोप। 98% इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा ही कंडक्ट की जाती है। बट व्हेन यू रीड द डेफिनेशन, it clearly says that it can be done by police officer or any other person who has been empowered by the magistrate. So there are two occasions where the magistrate authorizes some other person to conduct investigation, local investigation के लिए भी कर सकते हैं, complaint proceedings में भी कर सकते हैं, तो we will talk about that, but they can do investigate, ठीक है। इसके बाद इसमें एक explanation भी है कि where the provisions of the special act are inconsistent, the special act will prevail। इसका क्या मतलब है कि अगर देखो हाउ ही कैन डू दिस, बेटा एचपीजी उसी समय दिखाएं बताएंगे, अभी कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स वगैरह शुरू होंगी। मैं कह रहा हूं यू जस्ट ओपन योर माइंड विद रेफरेंस टू दीस पॉइंट्स, एक बार बीएनएसएस आने दो, मतलब यू ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द लॉ, देन ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉल। तो अभी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील डिफिकल्ट टॉपिक्स, क्योंकि अभी मैं बेसिक्स बता रहा हूं, थोड़े से बेसिक्स हो जाएंगे एज एंड व्हेन इट कम्स, ठीक है। जनरली इन अ केस ऑफ कंप्लेंट ओनली, ये आप कह सकते हो, ये आप कह सकते हो। वी विल डील इट, वी विल डील इट, विल डील विद केस लॉज ओनली, डोंट वरी। मैं चाहता हूं कि 7-8 क्लास में, 10 क्लास में आपको एक बेसिक लेवल तक पहुंचा दो। उसके बाद वी विल डिस्कस द इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और जो एनालिटिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि जब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं बताऊंगा तो शायद 2-4 लोगों को समझ में आए, शायद 10 लोगों को समझ में आए, बट बाकियों को नहीं समझ में आए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई हैव एवरीथिंग इन माइंड, आई नो योर एग्जाम एंड आई हैव बीन एन एस्पिरेंट, सो डोंट वरी, आई एम देयर, यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रहा था, हाँ मैं बोल रहा था स्पेशल लॉ की बात, देखो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अभी एक सेक्शन आगे भी आएगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो बीएनएसएस है वो प्राइमरली जो भारतीय न्याय संहिता के ऑफेंसेस हैं उनके इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल की बात करता है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी स्पेशल लॉ की बात करते हो तो कई बार क्या होता है, जो स्पेशल लॉज हैं जैसे फेरा है, फेमा है, टाडा है, पोटा है, गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, बहुत सारे और एक्ट्स हैं जिसमें अपने खुद के इन्वेस्टिगेशन के मैकेनिज्म दिए हुए हैं। तो बीएनएसएस सिंपली ये कहता है कि भाई जहां पे कुछ नहीं दिया है वहां तो हम हैं, लेकिन अगर स्पेशल लॉ में देयर इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड, सो दैट विल प्रिवेल एंड यू हैव टू फॉलो दैट एंड नॉट द प्रोविजंस ऑफ बीएनएसएस। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, बाकी बात आप समझ ही गए हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। देखो यहां पे थोड़ा सा मैं एक बात और लास्ट बोलूंगा, फिर वी विल कंटिन्यू। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि इस क्लास में यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, ठीक है। एवरी लाइन दैट आई स्पीक इज इंपॉर्टेंट एंड दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस। आप अक्सर सवाल पूछते हो सर ये एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा, स्टेटमेंट वाले आते हैं, गलत हो जाते हैं। गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि चीजें आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, ठीक है। अब आप सबने बीएनएसएस पढ़ा होगा,
सभी ने कभी ना कभी पढ़ा होगा, लेकिन कम से कम 10 से 15 ऐसी नई चीजें आज की क्लास में आपको पता चली होंगी जो शायद आपने देखी होंगी बट आपको क्लैरिटी नहीं थी। तो जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है तो एनालिटिकल क्वेश्चंस अपने आप बनते हैं, ठीक है। तो डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग इन दिस क्लास, बिकॉज ईच एंड एवरी वर्ड दैट आई स्पीक, ईच एंड एवरी सेंटेंस दैट आई मेक इज इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट। ठीक, चलिए, इन्वेस्टिगेशन हो गया, स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है 210 में नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल आपको पता है ऑलरेडी कि पुलिस हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट, ठीक है। नो अथॉरिटी टू अरेस्ट, नो अथॉरिटी, अथॉरिटी टू अरेस्ट, अरेस्ट और इन्वेस्टिगेट विदाउट अ वारंट, ठीक है। नो अथॉरिटी टू अरेस्ट और इन्वेस्टिगेट विदाउट अ वारंट। एक बार पढ़िए बेयर एक्ट से, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सो दैट इज द केस। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल हो गया। इसमें सेक्शन नंबर 35 क्लॉज 2 पढ़ना है आपको। सेक्शन नंबर 35 क्लॉज 2 अरेस्ट के बारे में बात करता है। 35 क्लॉज 2 कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक्सेप्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39 आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। 39 वो है नेम एंड एड्रेस ना देने पर अरेस्टिंग की पावर, ठीक है। सो वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, हम उसको देख लेंगे। उसके बाद 21T में वो वी विल डिस्कस, डोंट वरी। 21T में पुलिस रिपोर्ट है। क्या है? पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट जो है वो आपकी फाइल होती है सेक्शन नंबर 193 क्लॉज 3 में। बस इतना लिखा है, 193 क्लॉज 3 में फाइल की गई रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। पुलिस रिपोर्ट इज बेसिकली द कंक्लूजन ऑफ द कलेक्शन ऑफ एविडेंस डन बाय द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन दैट इज ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट, और उसका जो कंक्लूजन होता है वो पुलिस रिपोर्ट कहलाता है, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है, चार्जशीट क्या होती है, प्रोटेस्ट पिटिशन कैसे लगती है, सब चीज डिस्कस करेंगे, बट दैट विल बी इन द इन्वेस्टिगेशन चैप्टर। नेक्स्ट 21X, इट डील्स विद समन्स केस, समन्स केस, एंड 21Z डील्स विद वारंट्स केस, वारंट्स केस। देखो, आप पूरे बीएनएस को दो तरीके के केसों में बांट सकते हो, समन्स केस एंड वारंट्स केस। समन्स केस की डेफिनेशन अगर पढ़ोगे तो वो सिंपल भाषा में कहता है कि समन्स केस इज विच इज नॉट अ वारंट्स केस, और वारंट्स केस की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो कहता है एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल मोर देन 2 years इज अ वारंट्स केस। तो इससे एक लाइन की बात निकल के आती है कि 2 साल से कम की सजा वाला अपराध समन्स केस होगा, एंड एनी ऑफेंस दैट इज पनिशेबल फॉर मोर देन 2 years इज अ वारंट्स केस। तो जो बाइफर्केशन है ना, ये तीनों अलग अलग हैं, आप समझिएगा। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वी हैव सीन बेलेबल नॉन बेलेबल, वो शेड्यूल के हिसाब से गवर्न होता है। वी हैव सीन कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, दैट इज ऑल्सो बीइंग गवर्न विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। समन्स वारंट डिपेंड करता है पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस पे। तो इन तीनों का इंटर रिलेशन नहीं है कि जो कॉग्निजेबल होगा वो नॉन बेलेबल ही होगा या वो वारंट ही होगा। इट्स नॉट नेसेसरी। देयर माइट बी इंस्टेंसेस, बट यू कैनॉट हैव अ क्लियर लाइन कि नहीं सर, जो कॉग्निजेबल है वो नॉन बेलेबल ही होगा और वो वारंट ही होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो सिंपल भाषा में वारंट्स केस मतलब 2 years प्लस, और समन्स केस का मतलब लेस देन 2 years। ठीक है, लेस देन 2 years। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा कि मेजर डिफरेंस की अगर हम बात करें समन्स केस और वारंट्स केस में, फॉर अंडरस्टैंडिंग अभी के लिए वी विल बी डीलिंग द समन्स एंड वारंट्स केस, बट जनरली अगर समझें तो समन्स केस में जनरली सिर्फ समन्स इशू किए जाते हैं, बल्कि वारंट्स केस में समन और वारंट दोनों इशू किए जा सकते हैं। वारंट्स केस में फॉर्मल चार्ज फ्रेम करना जरूरी होता है, समन्स केस में फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। और एक प्रोविजन आता है स्टॉपिंग प्रोसीडिंग्स का, 281 हम पढ़ेंगे। तो समन्स केस में द कोर्ट हैज द पावर टू स्टॉप द प्रोसीडिंग्स, ठीक है, लेकिन वारंट्स केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हमें समझने। मैंने बेटा बस इतना बोला कि 2 साल से ऊपर की सजा है तो वारंट्स केस है, और 2 साल से कम की सजा है तो समन्स केस है। समन्स केस में समन इशू किए जाते हैं, वारंट्स केस में समन और वारंट दोनों इशू किए जा सकते हैं। समन्स केस में फॉर्मल चार्ज बनाने की जरूरत नहीं होती, वारंट केस में जरूरी होता है। और एक
281 बहुत एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जो बोलता है कोर्ट की पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स, वो समन्स केस में हो सकती है, वारंट्स केस में नहीं हो सकती। ठीक है। उसके बाद 21Y में विक्टिम दिया हुआ है। विक्टिम में बस आपको इतना याद रखना है कि विक्टिम इंक्लूड्स गार्जियन और लीगल हायर्स। ये बात बस आपको याद रखनी है विद रेफरेंस टू विक्टिम। बाकी एज एंड व्हेन विक्टिम के बारे में आएगा, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम आएगा और बाकी चीजें आएंगी, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। सो दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड द डेफिनेशन क्लॉज ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, थैंक यू।